हाँ इसका मतलब हो रहा है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब कल तो तुम लोग का एग्जाम है साइंस का, है ना? तैयारी वारी है कि नहीं है खाली तुम्हारी है क्या बेटा? और लोगों की सबकी है ना? पक्की बात? चलो तो आज रिवीजन कर लें लास्ट टाइम, उसके बाद लॉक पैकअप कर लेंगे। क्लियर? सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, ठीक है? हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली रिएक्शन को जैसे लिखा है ऐसे लिखा रहने देंगे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देख लेंगे कौन कौन से आइटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? मान लो N2+H2O अमोनिया बन रहा है तो हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन इधर लिख लेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन उधर लिख लेंगे, बाकी उसको हम मैच करा लेंगे। 1 से 2 से 3 से जो भी मल्टीप्लाई होगा करके इजीली हम क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कई तरह के होते हैं। एडिशन रिएक्शन था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। हमने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कहां से आएगा इसमें? रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स क्या होता था? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला बता ही रखा था, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए हमने रिएक्टिविटी का आर्डर बता रखा है, ठीक है? ध्यान देना, रिएक्टिविटी आर्डर किसी को मालूम है ना? ठीक है, लब करके ना मरो। चलो बहुत वेरी गुड, ठीक है? फिर इसमें दो टर्म दे रखे हैं, एक दे रखा है कोरोजन और दूसरा क्या दे रखा है? रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब होता है कि रस्टिंग, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, अदर एलिमेंट्स हो गए जो खराब होने लग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन को रोकने के लिए बहुत सारे मेथड्स अपनाए जाते हैं। कोटिंग भी किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन भी किया जाता है, पेंटिंग वगैरह किया जाता है। उनके ऊपर ऐसे इंसुलेटेड कोटिंग लगा दी जाती है जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर और वाटर के कॉन्टेक्ट से हट जाए। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन पे क्वेश्चन बन सकता है कि आयरन की रस्टिंग कैसे होती है? मॉइस्चर वाटर के कॉन्टेक्ट में आने पर क्या होता है? ऑक्साइड बनने लग जाता है आयरन का। इस वजह से क्या होता है? उसकी धीरे धीरे क्या होता है? क्वालिटी खराब होने लग जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है? क्रोज और रेंसिडिटी की बात करते हैं, खाने पीने वाली जो चीजें होती हैं धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, उसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, क्या बनाएंगे? एसिड। वही एसिड क्या करता है? स्मेल करता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड बोला जाए, एसिड वो होते हैं जो H आयन दे। बेस क्या होता है? जो OH आयन दे। एसिड क्या होता है? जो H आयन दे, बेस OH आयन दे। एसिड H आयन और बेस OH आयन दे, ठीक है? पीएच की बात करेंगे। एसिड वो होते हैं जो 7 से पीएच जिसका कम हो। बेस वो होते हैं जिनका पीएच 7 से ज्यादा हो। और न्यूट्रल कौन होता है? जिसका पीएच 7 हो, जिसका पीएच 7 हो, जैसे कि वाटर। एसिड की बात करेंगे, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? ठीक, H आयन देंगे तो एसिड कहलाएंगे। क्लियर? उसके बाद इसमें बहुत सारे रिएक्शन थे। एसिड का रिएक्शन, बेस का रिएक्शन, और एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, क्या कहलाएंगे? साल्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? साल्ट कहलाएंगे, है ना? पता तो था, ठीक है? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है? और इसमें ये चीज पे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। अगर बात करें ऑक्जेलिक एसिड की, ऑक्जेलिक किसमें प्रेजेंट होगा? टोमेटो में प्रेजेंट होगा। बात करें सिट्रिक एसिड की, जिसको खाने से सी की आवाज आ जाए जुबान से, वो क्या होगा? सिट्रिक एसिड होगा। जैसे कि लेमन हो गया, ठीक है? ऑरेंज हो गया, खट्टी चीजें जो हो गई उसमें क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड हो गया। टमारिन में क्या हो गया? टार्ट्रिक एसिड हो गया। अच्छा, एप्पल में मेलाइक एसिड। एप्पल में मेलाइक एसिड, ठीक है? अच्छा, एप्पल के सीड में क्या होता है? साइनाइड होता है। एप्पल के सीड में साइनाइड होता है। इसके अलावा बटर में ब्यूटारिक एसिड, ठीक है? रेडेंट में फॉर्मिक एसिड, रेडेंट में फॉर्मिक एसिड। विनेगर में मैथेनिक एसिड या एसिटिक एसिड बोलेंगे, एसिटिक एसिड बोलेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद अगर पूछा जाए पीएच का क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में, अगर देखो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई खास क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ से नहीं है। एवरीडे लाइफ में पीएच का कोई रोल नहीं है। हाँ, ये पूछा जाए कि ब्रश व्रश करने का क्यों जरूरी है, या फिर हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो कैसा नेचर का होता है, तो वो बेसिक नेचर का होता है। वो बेसिक नेचर का होता है। हमारे माउथ में क्या होता है? हम लोग खाना रात में खाएंगे, सुबह को उठेंगे तो क्या होगा? कुछ खाने के पार्टिकल्स दांतों में बीच में रह जाएंगे। उस जो खाने के पार्टिकल्स जाते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो कर जाएगा तो वहाँ पे एसिड सिक्रीट होगा। एसिड सिक्रीट होगा, उस वजह से दांत खराब होने लग जाएंगे। इसीलिए ब्रश करना जरूरी है। ब्रश जब करेंगे तो वो कैसा नेचर रहता है? बेसिक नेचर रहता है टूथपेस्ट का। और टूथपेस्ट बेसिक, दांतों में क्या है? एसिड, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज। बात खत्म, ठीक है? अगला चैप्टर मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल की बात किए तो खाली डिफरेंस से ही सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है? हमने क्या बताया था? मेटल्स वो होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। मेटल्स वो होते हैं जिनमें खनक की आवाज आ जाए। मेटल्स वो होते हैं जिनको खींच खींच के बड़ा कर दिया जाए, वायर की तरह किया जाए। डक्टाइल, डक्टिलिटी बोलते थे इसको, ठीक है? मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब मार मार के उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर दें, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? मेटल्स पे कैसे चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स आर हेटेरो पॉजिटिव होते हैं। उल्टा कर दो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स हो जाएगा। उल्टा कर दो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स। अब मेटल हाइड्रोजन के
के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनाएगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट बनाएगा, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके मेटल सल्फेट बनाएगा, ठीक है, फास्फेट के साथ रिएक्ट करके मेटल का फास्फेट बनाएगा, ठीक है। बाकी मेटल की रिएक्टिविटी तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर से ही क्लियर है, ठीक है, कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे लाइव प्रोसेस और लाइट से, ठीक है। लाइव प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाएंगे, क्या कराएंगे? ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। ऑटोट्रॉप्स दो तरह का हो सकता है, या फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स या फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स अगर होगा तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस होगा, क्या क्या होगा उसमें? सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 वाटर आपस में मिलकर के क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब केमिकल से खाना बने, क्या कहलाएगा? कीमो ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा। हेटेरोट्रॉप्स खाने के लिए जो दूसरों पे डिपेंड हो। सैप्रोफाइट से क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का है कि सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? तो फंजाई जो है वो क्या होता है? सैप्रोफाइट्स होता है। अगर फंजाई का नाम लिए हैं तो एक चीज और बताओ, फंजाई और एल्गी आपस में मिल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? लाइकेन कहलाते हैं। फंजाई और एल्गी आपस में मिलेंगे, क्या कहलाएंगे? लाइकेन कहलाएंगे। फंजाई क्या काम करेगा? इनको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, रहने के लिए जगह देने का काम कौन करेगा? फंजाई करेगा। और एल्गी क्या करेगा? वो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, इस वजह से खाने का व्यवस्था कौन कर देगा? एल्गी कर देगा। दोनों आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, एक साथ रहेंगे, लाइकेन कहलाएंगे। बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मतलब जहां पे एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है। अगर कहीं लाइकेन ग्रो कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि वहां का एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज ग्रो नहीं करेगा। अगर पॉल्यूटेड होगा एटमॉस्फेयर तो लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। इसी पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल टू द माइक्रो मॉलिक्यूल। बड़े मॉलिक्यूल का छोटे में टूटना डाइजेशन कहलाएगा। अच्छा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म टू टाइप से, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अगर बड़ा मॉलिक्यूल टूट टूट के छोटा मॉलिक्यूल बन रहा है तो क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। काट काट के बनेगा ना, तो का से काट के और का से कैटाबॉलिज्म। और छोटा मॉलिक्यूल्स मिल मिल के क्या बनाएगा? बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, क्या कहलाएगा? एनाबॉलिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनाबॉलिज्म कहलाएगा। ए से एनाबॉलिज्म, ए से एडिंग, ऐड होके बनाएगा, क्या कहलाएगा? एनाबॉलिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो जो ब्रेकिंग ऑफ फूड है वो कैसा है? कैटाबॉलिज्म है, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, वो अलग चीजें हैं। फिर हम बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो सबसे पहले माउथ है। माउथ की बात करेंगे, तीन चीजों की बात करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे और टंग की बात करेंगे और टीथ की बात करेंगे। टीथ पे क्वेश्चन जरूर आएगा, सलाइवरी ग्लैंड पे क्वेश्चन जरूर आएगा, टंग पे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो देखो बेटा, टीथ पे क्वेश्चन जरूर आएगा। टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट 32, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड में कितना रहेगा? 20 रहेगा। अच्छा, टीथ किस लिए है? खाने को चबाने के लिए है, ठीक है, खाने को चबाने के लिए। अच्छा, टीथ का नाम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, ठीक है, ये फार्मूला हो गया टीथ का, ठीक। अच्छा, उसके बाद बात करें कि सलाइवरी ग्लैंड की, तो टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 6, पेयर कितने होते हैं? 3 पेयर होते हैं, ठीक है। उनका क्या क्या नाम है? सब मैक्सिलरी बोलो या फिर सब मैंडिबल बोलो। दूसरा क्या है? पैरोटिड है। और तीसरा कौन है? सबलिंगुअल है। बिलो द टंग कौन होगा? सबलिंगुअल होगा। मैक्सिलरी टीथ और लिप्स के बीच में होगा। और पैरोटिड कहाँ पे होगा? इनर साइड ऑफ द चिक या फिर बिलो द ईयर, ठीक है, सब पैरोटिड कहलाएगा, ठीक। पैरोटिड ग्लैंड जो है वही फंक्शन हो जाता है किसके केस में? पैरोटिड ग्लैंड किसके केस में फंक्शन हो जाता है? स्नेक, कराया था ना, पॉइजन स्टोर करने का काम करता है, इसी वजह से इसमें टैक्सिक होते हैं, ठीक। इसके बाद बात, ये सारी बात कर लेंगे। फिर टेस्ट की बात करें तो मिठाई से, वो नमकीन से मिठाई बेटर, ठीक है। आगे से पीछे की ओर जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, कि टंग पे कौन सा पार्ट किस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। उसके बाद आगे की ओर खाना पहुंचेगा उसे फेगस में, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। और कुछ काम इसका नहीं है, खाली कंडक्शन का काम है। माउथ से कंडक्ट करेगा, स्टमक को पहुंचा देगा। स्टमक में एसिडिक पीएच रहता है, हाईली एसिडिक रहता है। HCl सिक्रीट होता है। HCl कहाँ सिक्रीट होगा? स्टमक में सिक्रीट होगा। और प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा? HCl में। इसके अलावा जो सेल सिक्रीट करती है HCl को, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेंथिक सेल, ठीक है। और HCl फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता स्टमक का, क्योंकि म्यूकस की कोटिंग होती है, ठीक है। इनर लेयर क्या होता है? म्यूकस की बनी होती है, ठीक है, म्यूकोसा लेयर होती है। उसके बाद दवा और दारू यहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा, बात खत्म। आगे की ओर जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट भी होगा, सबसे ज्यादा भी डाइजेशन यहीं पे होगा। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम दोनों हो तो क्या टिक करेंगे? ड्यूडेनम, ठीक है। अदरवाइज एक ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, या ड्यूडेनम रहेगा या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो ड्यूडेनम को टिक करेंगे, क्योंकि ड्यूडेनम में ही मैक्सिमम डाइजेशन और कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्योंकि ड्यूडेनम में ही कौन कौन आके खुलेगा? गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, तीसरी चीज लीवर, ठीक है। बाइल जूस आएगा, बाइल जूस बनेगा कहाँ? लीवर में बनेगा। स्टोर कहाँ पे होगा? गाल ब्लैडर में स्टोर होगा। क्या काम करेगा? फैट को डाइजेस्ट करने का काम कराएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स जो होते हैं वो अलग अलग हेपेटिक जूस में भी होंगे और पैंक्रियाटिक जूस में भी होंगे, वो क्या करेंगे? डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। सिंपल शुगर का होगा, साल्ट का होगा, वाटर का होगा, ठीक है। कुछ जैसे ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह, इनका हो जाएगा, ठीक। रेक्टम में क्या होता है? टेम्परेरी स्टोर होता है, इसके बाद रिलीज आउट हो जाएगा।
ठीक है, डाइजेशन पोर्शन कंप्लीट। कुछ बीमारी की बात करें तो बीमारी जैसे डायरिया हो गया, डायरिया के अलावा और क्या हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, वोमिटिंग के बाद कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है। क्लियर। अब जाएंगे ब्लड पे, तो ब्लड की बात करें तो ब्लड में दो चीज़ें मेन होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होंगी, एक तो होगा प्लाज्मा, दूसरा होगा फार्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो होता है कितना परसेंट होता है, 55%, फार्म्ड एलिमेंट 45%। प्लाज्मा जो 55% है, उस 55% में 90 से 92% तो वाटर ही होता है, बाकी 6-8% बाकी अदर चीज़ें होती हैं, उसमें प्रोटीन भी होंगी, अदर चीज़ें भी होंगी, साल्ट्स वगैरह भी। अच्छा, कलर कैसा रहेगा, एक्स्ट्रा कलर रहेगा। कैसा कलर रहेगा, एक्स्ट्रा कलर रहेगा। एंटीबॉडी भी यहीं पे बनती हैं, एंटीबॉडी प्लाज्मा में बनेंगी। ठीक है, इसके अलावा 3 तरह की प्रोटीन होगी, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन क्या काम करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ग्लोबुलिन जिससे गन डिफेंस के काम में आएगा। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जाएंगे फार्म्ड एलिमेंट्स। फार्म्ड एलिमेंट्स में देखेंगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर बहुत डिटेल में पूछेगा तो ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और इओसिनोफिल्स और बेसिफिल्स, इसमें जाना है न्यूट्रोफिल्स में। अदरवाइज खाली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा। कहां से कैरी करेगा, लंग से करेगा। लंग से कैरी करेगा, कहां तक ले जाके छोड़ेगा, सेल को ले जाके छोड़ेगा। ठीक है, तो नंबर आप कितना होता है हीमोग्लोबिन, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन इस पे हीमोग्लोबिन क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक आदमी था, वो नॉर्मल लैंड पे रह रहा था, उसके बाद वो पहाड़ी एरिया पे गया तो उसको घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगा। क्यों आने लगा, क्योंकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। कुछ टाइम बिताने के बाद उसकी तबीयत सही हो गई। क्यों सही हो गई, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद इसमें बात करेंगे चैम्बर की हर्ट की, तो 2 चैम्बर हर्ट फिश में होता है, 3 चैम्बर हर्ट रेप्टाइल्स एम्फीबिया में होता है। खाली किसको छोड़ के, क्रोकोडाइल मगरमच्छ को छोड़ के 4 चैम्बर हर्ट किस में होगा, बर्ड्स में होगा और मैमल्स में होगा। हम लोगों में भी क्या होगा, 4 चैम्बर हर्ट होगा। अगर 2 है तो एट्रियम वेंट्रिकल रहेगा, अगर 3 है तो 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल रहेगा, 4 है तो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल रहेगा। सबसे बढ़िया कौन सा, 4 चैम्बर हर्ट, क्योंकि पूरा तरह से सेपरेट रहता है। 2 एट्रियम रहेगा, 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ से निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। कहाँ को जाएगा, सेल को जाएगा। सेल से कहाँ से आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर कहाँ को जाएगा वो, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ को जाएगा, लंग्स हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर से कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के सेल्स में जाएगा। ठीक है, वॉल भी होती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल पूछा जाएगा। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ऊपर रहेगा और नीचे कौन सा रहेगा, सेमिलुनर वॉल रहेगा। ठीक है, शरीर में पूरे बॉडी में आर्टरी का मतलब होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करे, और वेंस का मतलब होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करे, लेकिन एक्सेप्ट 1 आर्टरी एंड 1 वेंस, दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेंस। और कहाँ से कहाँ इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू लंग्स, बॉडी नहीं, हार्ट टू लंग्स। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था एक फार्मूला, हमारे ब्रेन का डॉक्टर अलग, हार्ट जो है 10% ब्लड लेगा, हमारे मतलब हार्ट कितना ब्लड 10%, ब्रेन का मतलब 15%, का मतलब किडनी कितना 20%, डॉक्टर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम 25%, अलग का मतलब अदर, बाकी जितना बचा उतना क्या हो जाएगा, अदर पार्ट्स को जाएगा। ठीक है, तो हार्ट हमारा खुद अपने आप को कितना ब्लड देता है, 10% ब्लड देता है। टोटल ब्लड कितना होता है, लगभग 5 लीटर होता है। 10% मतलब हो गया 500 ml, मतलब आधा लीटर ब्लड तो कौन ले लेता है, हमारा हार्ट खुद ही ले लेगा आधा लीटर ब्लड। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हार्ट बीट की, 70 से वो 72 बार जो है हार्ट बीट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो कितना था, 70 था। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पता चल जाता है कितना अमाउंट में ब्लड जो है वो निकल रहा है। ठीक है, ये सारी बात हो गई थी। ब्लड क्लॉटिंग की बात बता दी थी, ब्लड क्लॉटिंग से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उसमें ध्यान देना। ब्लड क्लॉटिंग में हमने जो कराया था प्रोथाम्बिन, टोथाम्बिन और फिर उसके बाद कैल्शियम आगे मिल जाएगा और ब्लड क्लॉट करा देगा। फाइब्रिनोजन हेल्प करेगा, कैल्शियम हेल्प करेगा और प्लेटलेट्स हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद डिजीज के वेंस और आर्टरी में बात करें डिफरेंसेस के बारे में, यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा, कौन थिक होता है कौन थिन होता है, और इसमें डायग्राम का क्वेश्चन बन सकता है आर्टरी और वेंस पे। ठीक है, तो ध्यान देना, थिक कौन होगा, जिसका ल्यूमेन पतला होगा। थिक कौन होगा, जिसका ल्यूमेन पतला होगा, मतलब होल जो है उसमें क्या रहेगा, पतला रहेगा। और पतला किस में रहेगा, आर्टरी में रहेगा। पतला है इसका मतलब जल्दी जाना चाहता है, और आर्टरी ब्लड को पहुंचाने का काम करती है, और ब्लड पहुंचाना है तो जल्दी पहुंचाना चाहोगे तो इसलिए पतला रहता है। और वेंस में क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, थिन हो जाएगा ना, और उसका लूमेन क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। डायग्राम का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, बीमारी की बात करें, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, बताने की जरूरत नहीं है, आगे क्यों जाएंगे। रेस्पिरेशन भी था ना, रेस्पिरेशन की बात करेंगे, क्या होता है रेस्पिरेशन, इनसाइड द सेल, एटीपी द फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होगा। रेस्पिरेशन 2 तरह से हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, एरोबिक कहलाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक कहलाएगा। अगर हम बात करें अपने सेल्स की तो क्या होता है हमारे अंदर, एरोबिक होता है। मसल्स में बात करें तो एनारोबिक होगा, और ईस्ट में कैसा होगा, एनारोबिक होगा। ईस्ट में जो होता है एनारोबिक, उसमें एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, फर्मेंटेशन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, हमारे अंदर एनर्जी क्या होता है, ज्यादा बनता है, बाकी एनारोबिक में क्या होगा, कम बनेगा। ठीक है, मसल्स में एनर्जी क्या होगा, कम बनेगा। लैक्टिक एसिड बनता है, इसी वजह से तुमको थकान फील होता है। ठीक है, मसल्स में लैक्टिक एसिड की जमा डिपोजिशन हो जाने की वजह से ही क्या होता है, थकान फील होता है। ठीक है, इसके बाद जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है एल्वलाई में, मेन चीज क्या है, एल्वलाई है। क्या है, एल्वलाई। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें तो कहाँ से कहाँ को एयर ट्रेवल करता है, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद में नेजल चैम्बर,
ठीक है। नेजर चैम्बर के बाद नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फार्मूला क्या था प्लट, ट्रैकिया बाद ब्रांकाई, फिर ब्रांक्यूल, ठीक है। वो अलग बात है, ब्रांकाई और ब्रांक्यूल भी फर्दर डिवाइड होता है, लेकिन वो 11 की चीजें अभी की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, एल्वेलाई आएगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, गैस का यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन आएगा, CO2, ऑक्सीजन और CO2 क्या होगा, एक्सचेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन में ऑस्मोसिस भी देगा, लेकिन ऑस्मोसिस से घबराना नहीं है, हमें क्या टिक करना है, डिफ्यूजन को टिक करेंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस होगा यहाँ पे। डिफ्यूजन क्या होता है, सॉल्यूट का फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस वे डिफ्यूजन, ये ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन क्या होता है, सॉल्यूट का फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तभी तो देखो हमारे शरीर के अंदर CO2 ज्यादा है, लंग्स में CO2 क्या है, कम, इसीलिए CO2 क्या होता है, लंग्स में आ जाता है और बाहर हम छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, सांस नहीं, ऑक्सीजन कहाँ को चला जाएगा, अंदर को चला जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है नेचर में, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.003% है, बहुत कम है ना। तो जब भी सांस लेंगे तो ऑक्सीजन क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा लंग्स में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद अस्थमा था, एम्फाइसमा बीमारी थी, ठीक। कार्टिलेजस रिंग जो होता है वो ब्रेक कर जाता है अस्थमा के केस में, दोनों कोलैप्स कर जाते हैं, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक। इतनी चीजें थी इसमें। अब लाइफ प्रोसेस में और भी कोई टॉपिक था इसके अलावा, अच्छा जाइलम फ्लोएम की बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स की बात करें तो जाइलम क्या काम करता है, वाटर को कैरी करने का काम करता है फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और फ्लोएम क्या करेगा, फूड को कैरी करेगा कहां से, लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और इसके लिए ध्यान रखने के लिए क्या बताया था, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जड़, जा से जा जा जा, मतलब जाइलम जल को जड़ से लेकर के ऊपर की ओर जाएगा और जड़ तो नीचे होता है, मतलब वाटर का फ्लो कहां से होगा, बॉटम टू टॉप, और फूड का फ्लो कहां से होगा, टॉप टू बॉटम। और फूड का फॉर्मेशन कहां होता है, यूरी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स बड़ा हो जाता है, ग्रीन पार्ट कहाँ रह जाता है, सिर्फ सिर्फ लीफ ही रह जाता है। इसका मतलब कौन करेगा फोटोसिंथेसिस, लीफ करेगा। छोटा प्लांट्स होगा तो सारे ग्रीन पार्ट्स, क्योंकि छोटे प्लांट्स में ग्रीन पार्ट्स होते हैं, लीफ को छोड़ के भी, बड़े प्लांट्स में तो होते नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें बता दिए थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, इस पे ट्रांसपायरेशन पे क्वेश्चन जरूर आना है। ट्रांसपायरेशन किसकी वजह से होगा, स्टोमेटा की वजह से होगा, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होंगे यहाँ पे, एक्स्ट्रा जो रिमूव वाटर होता है वो भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होंगे, ये टाइनी पोर्स होते हैं। स्टोमेटा में क्या क्या होगा, गार्ड सेल होगा, सब्सिडियरी सेल होगा। वाटर के अंदर बाहर जाने की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। कौन सा आयन हेल्प करता है, पोटेशियम आयन। कौन सा आयन, पोटेशियम आयन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इसमें हेल्प कौन करेगा, तो पोटेशियम आयन हेल्प करेगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब तो इसमें कुछ बच नहीं रहा है लाइफ प्रोसेस में, एक्सीसन बच रहा है। चलो फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। कौन कौन होता है नेफ्रॉन में, बोमन कैप्सूल होगा, ग्लोमेरुलस होगा, एफरेंट आर्टरियोल होगा, एफरेंट आर्टरियोल होगा, पीसीटी होगा, डीसीटी होगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगा, वासा रेक्टा होगा और हेनले लूप होगा, ठीक है। ज्यादा जरूरत किसकी होती है, पानी की जरूरत होती है, तो पानी पहले निकलेगा, उसके बाद अदर चीजें निकलेंगी, ठीक है। पीसीटी में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। कहां से कहां को फ्लो करेगा, ये पीसीटी टू हेनले लूप, हेनले लूप टू डीसीटी, डीसीटी टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूनिब्लेडर, यूनिब्लेडर से बाहर चला जाएगा थ्रू द यूरेथ्रा। क्यों जरूरी है एक्सक्रीशन, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं, हमारे बॉडी में नुकसान करने का काम करेंगे, ऑर्गन खराब करने लग जाएंगे। एक्सक्रीशन में जो हम मिक्सचुरेशन करते हैं उसमें मेन क्या है, यूरिया, यूरिया को निकालने का काम करते हैं। यूरिया को फिल्ट्रेट करने का काम कौन करेगा, किडनी करेगा। यूरिया बनाता कौन है, लीवर। यूरिया बनाता कौन है, लीवर। लीवर में एक साइकिल होता है जिसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल, वहां पे क्या बनता है, यूरिया बनेगा। लेकिन यूरिया निकालने का काम कौन करेगा, किडनी। अगर किडनी की बात करें तो किडनी का काम क्या हो गया, फिल्ट्रेशन का, किडनी का काम फिल्ट्रेशन का। और अगर बात करें प्यूरिफिकेशन तो लंग्स करेगा, लंग्स क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। और फिल्ट्रेट कौन करेगा, किडनी करेगा, ठीक है। पंप कौन करेगा, हार्ट करेगा। पंप कौन करेगा, हार्ट करेगा। ये सारी चीजें, ठीक है। तो और स्टोन के बारे में बात की थी, स्टोन किसकी वजह से बनता है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड की वजह से बनता है। रीनल कैल्कराई बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड की वजह से बनता है। बाकी इसका लंबाई उम्बाई किडनी का बता ही दिए थे, ठीक है। वजन बता ही दिए थे कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, वजन 120 to 160 ग्राम हो गया, 170 ग्राम तक, क्लियर है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक। अब उसके बाद हम जाएंगे कौन से चैप्टर में, लाइट चैप्टर में। लाइट चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लाइट चैप्टर में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, लाइट में सबसे पहले बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। लाइट की रे गई, किसी भी मिरर से टकराई और टकरा के लौट आई, उसी मीडियम में इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मीडियम को क्रॉस कर गई, दूसरे मीडियम में चली गई तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर टकरा के लौट आई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब सामने क्या है, मिरर है। तो मिरर क्या होता है, कोई ग्लास को एक साइड से पॉलिश कर दो, क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। अगर वो मिरर है तो दो तरह से हो सकता है, या तो सीधा सीधा हो या तो घुमा हुआ हो। सीधा सीधा होगा क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। घुमा होगा क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। दो तरह से हो सकता है, या तो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव हो, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर पहचानने का तरीका बताया ही था कि जो पॉलिश सरफेस है उसको अंदर कवर करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। इसके अलावा मिरर डायग्राम से क्वेश्चन खूब सारे बनने हैं, ठीक है। तो अब हम एक बार रिवाइज कराएंगे शुरू से। इनफाइनाइट पे है तो फोकल पे बनेगा, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकल पे बनेगा,
इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे लाओ, इसका मतलब इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अब फोकल पे बना था तो इमेज कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल के बीच में। और थोड़ा सा घसीट लाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर से थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा दूर और जाएगा, मतलब फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रख दो, ऑब्जेक्ट को। इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब उठा के कहां पे रख दो, फोकल पे रख दो, और जब फोकल पे ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। इतनी सारी बातें हो गई थी। यही सब फंडा किसमें अप्लाई करेंगे हम लोग, लेंस भी अप्लाई करेंगे। लेंस में अप्लाई करेंगे। लेंस दो तरह के हो सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। इनका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अगर वो कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा, मतलब पास पास लाने का काम करेगा। अगर वो कॉन्केव है तो डाइवर्जिंग, दूर दूर ले जाने का काम करेगा। ठीक है, बाकी इसका फार्मूला तो मालूम ही है, बताया था मिरर फार्मूला, इसी से न्यूमेरिकल बनेंगे। बहुत न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल आ सकते हैं बस। ठीक है, 1/f = 1/u + 1/v, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, एक में प्लस रहेगा, दूसरे में माइनस रहेगा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर आने हैं 2 क्वेश्चन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रेशियो है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी होती है, डायमंड की होती है 2.45। लेकिन हाँ, डायमंड की कितनी होगी, 2.45। लेकिन ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, एयर और वैक्यूम 1 होगा, वाटर का 1.33 होगा, ग्लास का 1.5 होगा। इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हम बाकी चीजों का पता कर लेंगे। और दूसरी चीज ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी तेजी से लाइट की स्पीड होगी, उसी को हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता कर लेंगे। सिंपली फार्मूला लगा के μ = c/v। c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन रहेगा, v निकाल लेंगे। v से हमें पता चल जाएगा कि किसी भी मीडियम में स्पीड, लाइट की स्पीड क्या है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने पढ़ाया था क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पढ़ाया था, डिराइव कराया था स्नेल लॉ के थ्रू। ठीक है, कोई साइंटिस्ट पे कुछ लाइट से पूछा जाएगा तो स्नेल लॉ को आंख बंद करके टिक कर देना, क्योंकि एक ही साइंटिस्ट का थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है और किसी का तो जिक्र ही नहीं हुआ है चैप्टर में। तो स्नेल लॉ ही ऑप्शन सही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्या कहना था, sin θ = sin θr। इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्शन एंगल के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बाकी वो बात करें तो लाइट रे आई, मिरर से टकराई, एंगल बनाई, थीटा आई। ठीक है, जो लाइट रे आके टकराएगी मिरर से उसे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और टकरा के जो लौट जाएगी उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, प्रिज्म की बात की थे तो प्रिज्म क्या होता था, ऐसे एंगल पे अरेंज कर देना जिससे क्या हो जाए, व्हाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाए अपने अलग अलग कलर में। तो प्रिज्म से जब वो कोई व्हाइट लाइट क्रॉस होती है तो अलग कन्वर्ट हो जाती है, विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसमें क्या होगा, पर्पल में क्या हो जाएगा, ये अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेड की होगी। ठीक है, सबसे कम की होगी, वायलेट की होगी, वायलेट की होगी बेटा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेड की होगी वेवलेंथ। इसी वजह से इस पे क्वेश्चन बनेगा कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम में सन जो है वो लाइट लाल क्यों अपीयर होता है, लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो सबसे ज्यादा दूर है, सबसे ज्यादा दूर है सन। तो वहां से जो कलर्स आ रही हैं खाली रेड ही हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है, बाकी नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से हमें सन कैसा दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है। तो सन जब अर्थ से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है तो उस टाइम पे हमें सन क्या दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे होता है। बोलो सर, ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो खतरे का निशान होता है और रेड क्यों होता है? हाँ, क्योंकि अगर खतरा हो जाएगा तो इस वजह से तुम इंजर्ड हो जाओगे, और इंजर्ड हो जाओगे तो ब्लड जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना। इसी वजह से वो खतरे का निशान रेड से दिखाया जाता है। दूसरी चीज़ ये है, मेन रीजन जो है रेड कलर इसलिए दिखाया जाता है बेटा, वो क्योंकि रेड लाइट जो है वो दूर से ही दिख जाता है, तो खतरा दूर से ही तुमको दिख जाएगा। इस वजह से उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ रेड की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, दोपहर में सर नीला क्यों ज्यादा होता है, सर ब्लू कलर ज्यादा होता है? क्या ब्लू दिखाई देता है सूरज, दोपहर टाइम में ब्लू होता है ना सर, ब्लू के नहीं होती है बेटा, आसमान ज्यादा होता है। अच्छा, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। ठीक है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बात कर लिए थे। बाकी वो लेंस वगैरह कॉन्वेक्स और कॉन्केव कट पीट करके कैसे कैसे लगाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ करा दिया था। ठीक है, कॉन्वेक्स को कॉन्केव को। उसके बाद इसमें देखेंगे, अगर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करें तो बेटा रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, रेनबो रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे बेस्ड है। ठीक है, ये सब पूछा जाएगा, खाली आंख बंद करके किस पे टिक करना है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रेनबो सब करा के दिखाया था, उसमें लाइट की बीम आएगी, टकरा के कुछ लौटेगी, कुछ आ जाएगी। इसी वजह से वो अलग अलग कलर में दिखाई देता है, अलग अलग एंगल से आता है। अच्छा, एक्चुअल में जहाँ पर हमको स्टार दिखाई दे रहा है, क्या उसका लोकेशन वही है, नहीं है। वो जहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है वहाँ लोकेशन नहीं होता है, उसका रियल लोकेशन जो है वो अदर होगा। क्लियर है, किसकी वजह से होता है, ये जो एटमॉस्फेयर है इनकी वजह से होगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जब लाइट्स आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन होने की वजह से एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आई से रिलेटेड बीमारी के बारे में बात किए थे बेटा, तो 3 बीमारी थी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पास की चीज़ें नहीं दिखती, इसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। मायोपिया नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि लाइट की रेज जो है वो रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, मायोपिया। और कोई दूर चीज़ होगा तभी वो नहीं दिखाई देगा, अगर वो चीज़ पास में आएगा तो धीरे धीरे ये भी आगे जाएगा तब तो दिखने लग जाएगा। इसका मतलब पास की चीज़ें तो दिखेंगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी क्योंकि लाइट की रे आएगी, वो मिलेगी नहीं रेटिना पे, कहीं पीछे जाके मिलेगी तो दिखाई नहीं देगा, है ना।
तो प्रेस बायोपिया में क्या जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा अब देखो मायोपिया को कैसे सही किया जा सकता है। मायोपिया में हमने क्या सीखा कि दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसका मतलब क्या है कि पास में ही ये मिल जा रही है लाइट, जब मिलना कहाँ चाहिए, रेटिना पर मिलना चाहिए। तो किसी तरह इसको खींच के यहाँ पहुँचा दें, मतलब इसको कहीं दूर दूर कर दें तो आगे तक मिलता मिलता यहाँ जाके रेटिना पर मिलेगा। तो क्या लगा दें, कॉन्केव लगाएंगे। कैसा है, डाइवर्जेंट नेचर का है। क्या लगाएंगे, कॉन्केव लेंस लगाएंगे। कैसा नेचर है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। और दूसरे केस में क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लगाएंगे, कन्वर्जिंग है, ठीक है। अब कोई टॉपिक छूट रहा है, सारा कंप्लीट हो गया। हाँ, पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंस की बात कर लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर लें बेटा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस के बराबर होता है, फोकल जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, पावर जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल होता है, मतलब पावर इज 1/f एबिलिटी ऑफ लेंस, ठीक है। क्या कहलाता है, पावर ऑफ लेंस। कोई भी लेंस जो है वो उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की, वही क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो लेंस का पावर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी ऑफ लेंस टू मैग्निफिकेशन, ठीक है, या फिर एबिलिटी टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक, क्या कहलाएगा। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ एफ, मतलब P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। बाकी और फार्मूला की बात करें, मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसी चीज को कितना ज्यादा बड़ा चढ़ा के देखा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। क्या कहा था हमने फार्मूला, मायो 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 MIO, ठीक है। दूसरा फार्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, V/U भी हो जाएगा, H/H' भी हो जाएगा, ठीक है। अभी भी कुछ छूट रहा है क्या, पक्का हो गया, हो जाएगा पेपर। अच्छा सब बाउंस कर गया होगा ऊपर से ना, नहीं चलो रिकॉर्ड तो हो ही गया है अपना, एक आध बार जरूर देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे, मान के चलो 70% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस। जितना यही वीडियो तो रिकॉर्ड में रहेगा यूट्यूब पे, उसके बाद जब पेपर दे के आना तो मैच करा लेना। जितनी बातें बोले हैं उसमें से 70+ क्वेश्चन जो हैं परसेंटेज में तुम्हारे कल पेपर में आएगा। क्लियर है। इसके अलावा कोई टॉपिक और डाउट पूछना है किसी को, नहीं पूछना है किसी टॉपिक पे, हो गया। चलो गला सूख गया, तबीयत नहीं ठीक था, बहुत अच्छा नहीं हो पाया।